बैंगलोर एशिया की सबसे स्लोएस्ट सिटी बन गई है ट्रैफिक के मामले में और दुनिया में भी दूसरे नंबर पर आती है लंदन के बाद। 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 34 मिनट लगते हैं, यानी एवरेज स्पीड सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर की। इसकी वजह से ड्राइवर्स को यहाँ 132 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं पीक आवर्स में हर साल, दूसरे बड़े शहरों से काफी ज्यादा टाइम। जैसे मुंबई में भी 10 किलोमीटर कवर करने में 32 मिनट लगते हैं, पुणे में 33 मिनट और दिल्ली में सिर्फ 23 मिनट। यहाँ बैंगलोर में गाड़ियां ज्यादा हैं, रोड्स कम है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है। इससे इधर की इकोनॉमी पे काफी बुरा असर पड़ता है। तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन ने बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरवेलम कर दिया है, जिसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब सरकार कई चीजें कर भी रही है इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे मेट्रो नेटवर्क बनाना, बस फ्लीट को एक्सपैंड करना, लेकिन वो भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही। ऐसे ही कुछ और उपाय भी अपनाए जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमें जानना होगा कि हमेशा से ये बैंगलोर का ट्रैफिक इतना बुरा नहीं था। 1970s और 80s में बिल्कुल अलग था यहाँ का नज़ारा। ना कोई ट्रैफिक, ना ही IT पार्क्स और ना ही हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ। ट्रैफिक के नाम पर सड़कों पर सिर्फ साइकिल, कुछ बसेस और ऑटो रिक्शा नजर आते थे। अगर आज कोई सिल्क बोर्ड और माराथली में फंसा हो तो उसको विश्वास नहीं होगा कि किसी जमाने में ये शहर बहुत ही शांत हुआ करता था। बैंगलोर को तब एक गार्डन सिटी माना जाता था। लोग रिटायरमेंट के लिए इधर आते थे, ना कि IT हब के लिए। कहीं भी जाना हो तो लोग साइकिल या BMTC बस का उपयोग करते थे। BMTC मतलब बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। मैजेस्टिक बस स्टॉप से व्हाइटफील्ड जाने में सिर्फ 30 से 35 मिनट लगते थे और व्हाइटफील्ड तब एक छोटा सा गांव होता था। MG रोड से एयरपोर्ट में भी सिर्फ 20 मिनट लगते थे, लेकिन तब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता था। HAL ही मेन एयरपोर्ट था शहर का। पूरे शहर में सिर्फ 2 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स थी और एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होती थी। आज के 18-20 किलोमीटर पर आवर से दुगने से भी ज्यादा। लेकिन ये सब बदलना शुरू हुआ शहर में PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के विकास होने से। वैसे तो HAL, BEL और ITI बहुत पहले से यहाँ पर एस्टैब्लिश थी, लेकिन 18 और 90s में इनमें डेवलपमेंट तेजी से होना शुरू हुआ, जिसने देश भर से टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करना शुरू किया। लेकिन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो उसके बाद ही आया IT इंडस्ट्री के आने से। विप्रो, इन्फोसिस और TCS ने शहर में IT रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, जिससे माइग्रेशन के साथ रैपिड अर्बनाइजेशन भी देखने को मिला। इन कंपनीज ने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सपोर्ट और कंसल्टेशन देना शुरू किया और तेजी से इंडियन एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू किया। ना सिर्फ देश के बल्कि दुनिया के भी काफी बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक हैं ये। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं सबके। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड भी इसी टाइम डेवलप होना शुरू हुआ, जो पहले छोटे से गाँव होते थे। रातों रात वहां पर बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल टावर्स पनपने शुरू हो गए। लाखों लोग माइग्रेट हुए देश भर से, चाहे वो इंजीनियर्स हो या फिर दूसरी फील्ड्स में। अच्छी सैलरीज मिलने के कारण वो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट व्हीकल्स खरीदना, इसलिए गाड़ियों और 2 व्हीलर्स की सेल्स भी बढ़ती चली गई। 1995 तक 10 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हो चुकी थी इधर। मैजेस्टिक बस स्टॉप से जो व्हाइटफील्ड जाने का टाइम 30-35 मिनट होता था, वो 1 घंटे से भी ऊपर पहुंच गया। BMTC बसेस में भी भीड़ बढ़ने लग गई। जब 2000 शुरू हुए तो IT इंडस्ट्री इधर की नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी और दुनिया भर में इसे इंडिया की सिलिकॉन वैली से जाना जाने लगा। बढ़ते ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए गए मेजर रोड्स पर, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स भी दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। 2005 तक यही फिगर 25 लाख तक पहुंच गई, यानी 10 साल में 15 लाख नई व्हीकल्स। सिल्क बोर्ड जंक्शन जो पहले एक नॉर्मल सिग्नल था, वो बैंगलोर के सबसे बुरे ट्रैफिक हॉटस्पॉट में बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंटरसेक्शन है 2 मेजर रूट्स का, एक होसू रोड और एक आउटर रिंग रोड। बेलंदूर, माराथली इलेक्ट्रॉनिक सिटीज जहाँ नए ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही थी, तो वहां तक जाने के लिए यही 2 रोड थी, जिसका चोक पॉइंट सिल्क बोर्ड जंक्शन बन गया। ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ 2 फ्लाईओवर्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। अब 2 मेट्रो रूट्स भी बनाए जा रहे हैं और एक नया फ्लाईओवर। इसके बनने के बाद सिल्क बोर्ड ना सिर्फ रोड का मेजर इंटरचेंज बन जाएगा, बल्कि मेट्रो का भी। किसी ने अगर सिटी सेंटर से बेलंदूर जाना हो तो उन्हें होसू रोड से आना पड़ता है और लेफ्ट लेना पड़ता है सिल्क बोर्ड से आउटर रिंग रोड की तरफ। ये दोनों रूट्स NH44 और NH48 का भी पार्ट हैं, जो मेजर हाईवेज हैं इंडिया के। सिटी सेंटर से व्हाइटफील्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने का टाइम 1.5-2 घंटे हो गया पीक आवर्स में। 2003 में फिर कर्नाटका सरकार ने भी मेट्रो का प्लान फाइनली एक्सेप्ट किया, जिसे 10 साल पहले ही प्रपोज किया गया था। डॉक्टर E श्रीधरन, जो दिल्ली मेट्रो के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने बैंगलोर मेट्रो को तुरंत स्टार्ट करने के बारे में बोला, अर्जेंसी दिखाई। इसी के बाद 2005 में बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMRCL का गठन किया गया, जो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने लगे। अगले साल तक कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई और 2011 तक इसका पहला स्ट्रेच बनकर तैयार था। इसको नाम दिया गया नम्मा मेट्रो, कन्नड़ा में हमारी मेट्रो। पर्पल लाइन का कुछ पार्ट खुला पहला बैयप्पनहल्ली से MG रोड स्टेशन तक। जल्द ही ये सफल होता हुआ भी दिखा। लोगों ने काफ़ी पसंद किया इसमें ट्रैवल करना, मगर इसके बावजूद भी इसकी एक्सपेंशन काफ़ी स्लो रही।
आज खुलने के 14 साल बाद भी इसका टोटल नेटवर्क सिर्फ 75 किलोमीटर का है, जबकि यहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क की है। डिमांड को बिल्कुल भी मीट नहीं कर पा रहा है। सरकार का लक्ष्य तो है इसे 250 किलोमीटर का बनाना 2026 तक, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कंस्ट्रक्शन तो चल रही है लेकिन स्पीड काफ़ी स्लो है। कुछ ही रूट्स पर मेट्रो मौजूद होने से ज़्यादातर जगहें अनसर्व्ड है मेट्रो से, तो लोगों को प्राइवेट व्हीकल्स, ऑटोज या टैक्सीज का ही सहारा लेना पड़ता है। बसेस से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते वहाँ एक्स्ट्रा भीड़ होने की वजह से। आउटर रिंग रोड्स पे और नए IT पार्क्स बने, जिससे वहाँ पर ट्रैफिक और बढ़ता चला गया और हमेशा ही ये कंजस्टेड रहती हैं रोड्स। एवरेज स्पीड सिर्फ 18 किलोमीटर पर आवर तक गिर चुकी है। सिल्क बोर्ड और माराथली में हर दिन 1 से 2 घंटे का जाम लग जाता है। 1991 में बैंगलोर की पॉपुलेशन सिर्फ 41 लाख थी, जो आज 1.2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं देखी गई। आज के दिन में ऐसे कई एरियाज हैं शहर में जिनकी रूट्स बहुत पतली हैं। एवरेज कार की विड्थ होती है लगभग 2 मीटर और ये रोड्स हैं सिर्फ 6 से 8 मीटर चौड़ी, यानी 2 या 3 गाड़ियां ही मैक्सिमम जा सकती हैं एक बार में। और ये मैं किसी लोकल रोड की बात नहीं कर रहा, बल्कि कई कलेक्टर और कुछ आर्टीरियल रोड के बारे में। इन रोड्स का वाइड होना जरूरी होता है हाई ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शहर के अंदर 3 टाइप की रोड्स होती हैं, एक आर्टीरियल, एक कलेक्टर और एक लोकल रोड। आर्टीरियल रोड एक नेबरहुड को शहर के दूसरे नेबरहुड से जोड़ती है, जिनका हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी होना स्वाभाविक है। बड़े कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन्स भी आपस में जोड़ते हैं इसकी मदद से, जिससे यहाँ पर हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है। यूजुअली ये 6 लेन्स की होती हैं, 3 लेन एक डायरेक्शन में, लेकिन कई जगह पर 8 लेन्स की भी होती हैं और इसे 50 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जैसे बैंगलोर में MG रोड और आउटर रिंग रोड, इन्हीं में फ्लाईओवर्स और अंडरपासेज बनाए जाते हैं कम से कम ट्रैफिक सिग्नल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस के लिए। दूसरी होती है कलेक्टर रोड्स, जो आर्टीरियल रोड्स को लोकल रोड से कनेक्ट करती हैं। ये अपने नेबरहुड की मेन रोड्स होती हैं, जहाँ पर कई बार मार्केट्स और कमर्शियल स्पेसेस भी देखने को मिलती हैं। ये ज़्यादातर 4 लेन्स की होती हैं, 2 लेन्स एक डायरेक्शन में, और स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर रखी जाती है। और आखिरी होती हैं लोकल रोड्स, जो घरों के सामने से जाती हैं और कलेक्टर रोड से लिंक होती हैं। इनमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जो वहाँ रहते हैं या फिर कोई काम हो, मतलब डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं। वो पास थ्रू रोड्स नहीं होती। शहर में ज़्यादातर रोड्स यही होती हैं, लगभग 80 से 90%। सिर्फ 2 लेन्स वाइड होती हैं, कई जगह तो इससे भी पतली होती हैं, और स्पीड लिमिट 20 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इन 3 टाइप की रोड्स का अपना अपना फंक्शन है। अपने फंक्शन के हिसाब से अगर इन्हें नहीं डेवलप किया जाता तो वहाँ पर बॉटलनेक्स और ग्रिड लॉक्स देखने को मिलते हैं। ये दिक्कत कई जगह देखी जाती है बैंगलोर में। जैसे पुराने रेलवे नेटवर्क को छोटी पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया था, वैसे इन रोड्स को कई दशकों पहले कम गाड़ियों के हिसाब से बनाया गया था। कई सड़कें तो 1940s 50s में बनी थी और आज भी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं की गई उनकी डिमांड के हिसाब से। 2024 में लगभग 1.1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं बैंगलोर में, जिसमें से 75 लाख हैं 2 व्हीलर्स और 25 लाख हैं कार्स। लगभग 88% बनाती हैं ये प्राइवेट व्हीकल्स सारे रजिस्टर्ड व्हीकल्स का, और बाकी 16 लाख जो हैं वो ऑटोज, कमर्शियल व्हीकल्स और बसेस हैं। पिछले 1 साल में 6.5 लाख नई ऐसी प्राइवेट व्हीकल्स ऐड हुई सड़कों पर, दोनों कार्स और 2 व्हीलर्स को मिलाकर। तो अगर ऐसे ही ये बढ़ती रही तो बहुत ही जल्द सड़कों पर जगह ही खत्म हो जाएगी नई गाड़ियों के लिए। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर भी इतने छोटे एरिया में इतनी सारी कार्स नहीं रखती है जितनी बैंगलोर में है। हर 100 लोगों पर 700 व्हीकल का रेशियो है, जो दिल्ली और मुंबई से काफ़ी ज़्यादा है। हाईएस्ट व्हीकल डेंसिटी है देश में इधर। सिल्क बोर्ड और माराथली जैसे एरियाज में व्हीकल डेंसिटी 10,000 व्हीकल्स पर किलोमीटर में पहुंच जाती है पीक आवर्स में। इसका मुख्य कारण है रोड नेटवर्क कम होना। बैंगलोर का रोड नेटवर्क जितना होना चाहिए उसके मुकाबले काफ़ी कम है, चाहे वो रोड डेंसिटी की बात हो या कवरेज की। एक स्टडी के अनुसार यहाँ सिर्फ 18.2 किलोमीटर की रोड्स हैं हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। कंपेयर करें तो दिल्ली में 21.6 किलोमीटर की रोड्स हैं, यहाँ से 3.5 किलोमीटर ज़्यादा। दिल्ली की रोड डेंसिटी हाईएस्ट है देश में। टोटल रोड नेटवर्क की बात करें तो ये है बैंगलोर में 14,000 किलोमीटर, वही ये दिल्ली में है 32,000 किलोमीटर, डबल से भी ज़्यादा। बैंगलोर का रोड नेटवर्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी काफ़ी कम है। जो विकसित शहर हैं उनका रेशियो रहता है 20 से 30% अर्बन लैंड रोड्स के लिए डेडिकेट करना। भारत के दूसरे शहरों में भी ये फिगर 15 से 20% है। दिल्ली टॉप पर आता है 20% के साथ। बैंगलोर में वास्तविकता में इसकी फिगर 15% से भी कम है। कम रोड्स होने का जो नुकसान है वो ये है कि सारा ट्रैफिक कुछ ही लिमिटेड रोड्स जो अवेलेबल हैं उसी में कन्वर्ज हो जाता है, जिससे बॉटलनेक्स उभर के आते हैं। की एरिया जैसे सिल्क बोर्ड और हेबाल में ऑल्टरनेटिव रूट्स की भी कमी है, एक ही ऑप्शन है लोगों के पास। इसलिए यहाँ सिल्क बोर्ड में 4 से 5 लाख गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं, जो उसे एक चोक पॉइंट बना देता है मेजर।
आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हर 1000 लोगों के लिए 1.2 किलोमीटर की रोड है इधर। वहीं दिल्ली में ये फिगर 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लगभग दुगनी। न्यूयॉर्क जैसे डेंस शहरों में भी ये फिगर 1.2 किलोमीटर से ज्यादा ही है, यानी एक आम बैंगलोर नागरिक दूसरे शहरों के मुकाबले कम रोड का इस्तेमाल कर पाता है क्योंकि इतनी अवेलेबल ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बैंगलोर ने दिल्ली को ओवरटेक भी कर लिया है टोटल प्राइवेट रजिस्टर्ड कार्स में 25 लाख के साथ, यानी सबसे ज्यादा प्राइवेट 4 व्हीलर्स बैंगलोर में ही हैं अब। ये फिर इन्हीं लिमिटेड सड़कों पर और प्रेशर बढ़ाती हैं। सड़कें तो समझ ली, लेकिन पब्लिक ट्रांजिट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। नहीं तो वो अपने आप ही ट्रैफिक को कम करने की क्षमता रखता है अगर रोड नेटवर्क इतना अच्छा ना भी हो। बैंगलोर जैसे शहर में पब्लिक ट्रांजिट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। BMTC की बसेस लगभग 50 लाख पैसेंजर्स को हर रोज सर्व करते हैं, लेकिन इसकी डिमांड इससे कहीं ज़्यादा है जो कि ये हैंडल नहीं कर पा रही। बसेस का शेड्यूल भी अक्सर डिले हो जाता है क्योंकि ये भी उसी ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। लोगों को लंबा वेट करना पड़ता है, जिससे उनका ट्रस्ट भी धीरे धीरे कम होता गया और वो प्राइवेट व्हीकल्स या फिर टैक्सीज और कैब्स का इस्तेमाल करने लगे। मेट्रो रेल का एक्सपेंशन भी स्लो रहा है। अभी तक सिर्फ 77 किलोमीटर का नेटवर्क ऑपरेशनल है, जो मेजर IT पार्क्स तो अभी तक पहुंचा भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेलंदूर, माराथली वगैरह। अलग अलग मोड्स के बीच में इंटीग्रेशन भी कमी है कई जगह, जिसे बस से उतरकर मेट्रो में या फिर रेलवे लाइन में कनेक्ट करना मुश्किल होता है, उनके लिए आसान नहीं है। अगर हम रिजर्व ट्रांजिट रूट की बात करें हर 1000 पॉपुलेशन पर, तो बैंगलोर में ये फिगर है सिर्फ 0.82 मीटर, यानी हर 1000 बंदे के लिए सिर्फ 0.82 मीटर का ही ट्रांजिट नेटवर्क बना हुआ है शहर में, जो बहुत ही कम है। वही दिल्ली में आती है 10 मीटर की, और इंटरनेशनल सिटीज तो बहुत ही आगे हैं। बर्लिन जर्मनी में ये फिगर है 140 मीटर और टोक्यो जापान में है 92 मीटर। अब कंजेशन के आखिरी कारण में आते हैं, वो है शहर की खुदी हुई सड़कें। कई मेजर रोड्स में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और मेट्रो लाइंस वगैरह। इसका एक बड़ा एग्जांपल है आउटर रिंग रोड, जहां IT पार्क के आसपास मेट्रो और एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। यही वजह है ये एरिया हर रोज जाम रहता है, लगभग 1-2 घंटे। राजगुद्दा मेट्रो स्टेशन से सिल्क बोर्ड तक एक डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा है, एलिवेटेड रोड और मेट्रो लाइन के साथ 4.5 किलोमीटर लंबा। इसमें रोड की एक डायरेक्शन खुल गई है ईस्ट बाउंड वाली, लेकिन वेस्ट बाउंड वाली में अभी काम चल रहा है, जो इस साल या अगले साल तक पूरा होगा। पहले यहाँ पे एक पुराना फ्लाईओवर होता था, जिसको तोड़ के इस डबल डेकर फ्लाईओवर को बनाया गया। मेट्रो की जो येलो लाइन है जो इसके ऊपर चलती है, वो काफी महीनों से उसका कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन खुली नहीं है क्योंकि ट्रेन सेट्स आने में डिले हो गया। ये ट्रेन चाइना की CRRC कंपनी को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन उन्होंने हद से ज्यादा डिले कर दिया इसको डिलीवर करने में। बहुत बड़ी गलती हो गई BMRCL से इनको कॉन्ट्रैक्ट देकर। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान करवा लिया बैंगलोर शहर का। अगर ये ट्रेन टाइमली डिलीवर हो जाती तो ये लाइन पिछले साल ही खुल जाती, सितंबर-अक्टूबर में। अब इसकी उम्मीद है अप्रैल 2025 तक खुलने की। इससे ये RV रोड ग्रीन लाइन को इलेक्ट्रॉनिक सिटी से कनेक्ट कर पाएगी, बीच में जयनगर, BTM और बोमनाहल्ली से होते हुए। तो ये मुख्य कारण है बैंगलोर का नाम दुनिया के सबसे स्लो ट्रैफिक वाले शहरों में आने का। इस पर काफी काम करने की जरूरत है। ये हालत को बेहतर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं, जैसे सड़कों को चौड़ा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है कुछ मेजर सड़कों के सेक्शंस को चौड़ा करने का, जैसे बनेघट्टा रोड और बेलरी रोड। कई जगह एलिवेटेड रोड्स और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। 102 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स बनाने के प्रपोजल रखे गए हैं। देखते हैं उनमें से कितने अमल किए जाते हैं। सिल्क बोर्ड जंक्शन और हेबल जंक्शन, जो दोनों ही मेजर चौक पॉइंट्स हैं, उधर नए फ्लाईओवर्स या पुराने फ्लाईओवर्स को चौड़ा करने का काम चल रहा है तेजी से। सिल्क बोर्ड में ये वाला फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ईस्ट बाउंड, जो ऊपर से होते हुए टर्न लेकर आएगा। इसको सीधा नहीं बना पाए क्योंकि बीच में मेट्रो स्टेशन आ जाता है। वैसे एक वेस्ट बाउंड फ्लाईओवर भी बनेगा, यहाँ से लेकर ऐसे, तो दोनों फ्लाईओवर्स मेट्रो के दोनों साइड से होते हुए जाएंगे। ये है हेबल जंक्शन, जो नॉर्थ साउथ रोड है, वो है NH44 जो एयरपोर्ट तक जाती है, और जो ईस्ट वेस्ट है वो आउटर रिंग रोड है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लेन का फ्लाईओवर हुआ करता था, जिसको एक्सपैंड करके अब इन्होंने 4 लेन का बना दिया है और नए रैंप्स भी बनाए गए इससे कनेक्ट करने के लिए। ये आउटर रिंग रोड वाला जो रैंप है ही पुराना था, लेकिन अब इसको तोड़कर नया बनाया जा रहा है। लेन्स बढ़ाई जा रही हैं और ऊपर से मेट्रो का काम भी इसके साथ साथ ही चल रहा है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेगा और ब्लू लाइन यहाँ से ऊपर जाएगी एयरपोर्ट तक। इससे उम्मीद है बॉटलनेक्स कम होंगे यहाँ पर। ऐसी कुछ और रोड्स को भी चौड़ा करने की कोशिश की सरकार ने, लेकिन वहां पर लैंड एक्विजिशन इश्यूज आए। प्राइवेट लैंड को खरीदते हुए उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैंगलोर में लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिससे उसका कंपनसेशन अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सरकार लैंड लेकर उसका कॉम्पनसेशन देने के बजाय जो बचा हुआ एरिया है वहां पर या फिर सिटी में कहीं और, उस लैंड ओनर को एक्स्ट्रा फ्लोर्स या फिर एक्स्ट्रा एरिया में डेवलप करने की अनुमति देती है। जैसे अगर किसी जगह पर सिर्फ 3 फ्लोर्स अलाउड है, तो सरकार उनको एक्स्ट्रा फ्लोर्स बना देती है, या फिर अगर पूरे लैंड में 50
50% एरिया पे ही डेवलप करना अलाउड है तो सरकार बढ़ाकर 75 या 80% भी कर सकती है। इससे उनको पैसे कम देने पड़ते हैं और काम भी हो जाता है। लेकिन लैंड ओनर्स को ये मॉडल इतना पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो अपना लैंड देने से इनकार कर रहे हैं। यही सेम चीज मुंबई में भी अपनाई गई, लेकिन वहां पर इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा जितना बैंगलोर में करना पड़ रहा है। सरजापुर रोड जैसे एरियाज में वाइडनिंग प्रोजेक्ट भी इसलिए अटक गया है कोर्ट केसेस की वजह से। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स पर भी काम चल रहा है जिससे कम्यूटर्स को और ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैटेलाइट टाउन रिंग रोड STRR। ये 280 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है बैंगलोर के अराउंड, जो फुली एक्सेस कंट्रोल होगी 8 लेन वाइड। बैंगलोर के आसपास 17 सैटेलाइट टाउन्स को जोड़ेगी आपस में एक लूप बनाते हुए। इसका पहला फेज 82 किलोमीटर का खुल भी गया है पिछले साल 2024 में। बाकी काम अभी चल रहा है स्पीड से। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 17,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक पेरिफेरल रिंग रोड PRR भी बनाई जाएगी 75 किलोमीटर लंबी और 12 लेन्स के साथ। 8 लेन्स का एक्सप्रेसवे इसमें बीच में होगा और 2-2 लेन्स की सर्विस रोड्स आसपास। ये भी एक पूरी रिंग बनाई जाएगी शहर के अराउंड, आउटर रिंग रोड से प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए। लागत इसमें आएगी 27,000 करोड़ रुपए की, लेकिन ये काफी समय से अटका हुआ है प्रोजेक्ट। डिलेज पर डिलेज का सामना करना पड़ा है लैंड एक्विजिशन इश्यूज की वजह से। इसका उद्देश्य ओवरऑल से ट्रैफिक कम करना तो है, साथ में शहर के बाहरी क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ने का है। इसके अलावा एक और उपाय पर विचार किया जा रहा है बैंगलोर में, जो पहला होगा इंडिया में, कंजेशन प्राइसिंग। इसमें सेंट्रल बैंगलोर में पीक आवर्स के समय थोड़ा सा कंजेशन टोल लिया जाएगा, जिससे गाड़ियों का सड़क पे उतरना थोड़ा डिस्करेज किया जा सके। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे ऐसे बड़े शहरों में इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है, जिससे ट्रैफिक कम करने में तो मदद मिलती ही है, साथ में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको पब्लिक ट्रांजिट को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है बैंगलोर के लिए, जहां पर प्राइवेट व्हीकल्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गाड़ियों में लगे फास्टैग से इन चार्जेस को काटा जाएगा। अभी तो सरकार ने ये सिर्फ सोचा है, इसे इम्प्लीमेंट करने का अभी कोई प्लान नहीं रेडी किया। अगर होगा तो ये आउटर रिंग रोड और सरजापुर के साथ इन 7 और मेजर रोड्स पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सबसे पहले। अगर हम ट्रैफिक एटिकेट्स की बात करें तो वो बहुत बेहतर है बैंगलोर में देश के बाकी शहरों से, स्पेशली दिल्ली से। लोग यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा फॉलो भी करते हैं। इसका एक कारण है बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस का बेहतर इन्फोर्समेंट। 2023 में उन्होंने 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चालान कलेक्ट किया था लोगों से, जो यहाँ पर ये वाली डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है। ये बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी शहर में ट्रैफिक सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स भी लगाए गए हैं वीडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो रियल टाइम कंजेशन को डिटेक्ट करके ट्रैफिक सिग्नल के टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं। बैंगलोर के ज्यादातर ट्रैफिक सिग्नल्स में आपको जो टाइमर होता है उसकी जगह VAC देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है व्हीकल एक्चुएटेड कंट्रोल। इसमें AI यूज होता है जो व्हीकल वॉल्यूम को डिटेक्ट करके उस जंक्शन को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करता है अपने हिसाब से। टाइमिंग खुद ही एडजस्ट होते हैं उसमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट के। इसके अलावा पार्किंग फीस बढ़ाने का भी प्लान है इधर, जिससे लोग पब्लिक ट्रांजिट को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज हों। नई गाड़ियों पर ज्यादा रोड टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर यूज करते हैं उसका भी अवेयरनेस कैंपेन्स फैला रहे हैं वो, मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ट्रांजिट की बात करें तो मेट्रो लाइंस को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। 3 नई लाइंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, येलो, पिंक और ब्लू लाइंस। 99 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ ये सारी मेजर पॉइंट्स को कवर कर लेंगी और इंटरचेंज बनाएंगी पुरानी लाइंस के साथ। एयरपोर्ट, बेलंदूर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और RV रोड सबको कनेक्ट करेंगे आपस में। 2 साल में ये पूरी ही तीनों बन जाएंगी। ये काफी प्रेशर रिलीव करने में मददगार साबित होंगी। बस की बात करें तो BMTC ने 2024 में 1500 नई इलेक्ट्रिक बसेस को ऑर्डर किया, जो कैपेसिटी बढ़ाने के साथ पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करेंगी। इसके अलावा नए BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स बनाने का भी प्लान था, जिसमें बसेस के लिए डेडिकेटेड लेन्स और स्टॉप्स बनेंगे। लेकिन इस पर रोक लगा दी है सरकार ने, ये कहते हुए कि वो अभी मेट्रो बना रहे हैं और बस लेन्स की इतनी जगह नहीं है सड़कों पर। वैसे बस रैपिड ट्रांजिट के बहुत फायदे होते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहां पर मेट्रो नहीं बनाई जा सकती। थोड़े कम डेंसिटी और कम ट्रैफिक वाले एरिया में ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके फायदे तो होते हैं, लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा कि दिल्ली और इंदौर BRT में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए उनको बंद करना पड़ा। इनके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा 300 किलोमीटर के सबर्बन रेल नेटवर्क का भी निर्माण किया जा रहा है। अभी बैंगलोर इकलौती ऐसी मेजर सिटी है देश में जहाँ अपना सबर्बन रेलवे नेटवर्क नहीं है, यानी कोई लोकल ट्रेन नहीं चलती यहाँ। मुंबई और कोलकाता को देखें तो वहां पर लोकल ट्रेन लाइफलाइन की तरह काम करती हैं, जिसके बिना लोग जी नहीं सकते। यही एक रीजन है कि इतने सालों तक वो इतनी ज्यादा आबादी को संभाल पाए शहर, कम ट्रैफिक के साथ भी। बैंगलोर में अब इसकी सख्त जरूरत पड़ने लगी है इसके साइज के हिसाब से। इसी को देखते हुए सरकार ने 4 लाइंस बनाने का निर्णय रखा, जिसमें से 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है 150 किलोमीटर की, और 2 की कंस्ट्रक्शन बाद में शुरू होगी। एक लाइन होगी बेनीगनाहल्ली से चिकाबानवरा तक और दूसरी होगी हिलालीगे से राजनकुंटे तक। अगले साल तक इसका पहला स्ट्रेच खुलने की भी डेडलाइन है।
लोकल ट्रेन्स के साथ बसेस और मेट्रो में एक कॉमन टिकटिंग सिस्टम बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें यात्रियों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट में अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही कार्ड से तीनों में पेमेंट कर पाएंगे। ये सब काम तो अच्छा हो रहा है, जो शहर में ट्रैफिक को कम जरूर करेगा, लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से भी देखें तो बैंगलोर में ना तो लोकल ट्रेन है और मेट्रो भी कम से कम 250 किलोमीटर की होनी चाहिए। जितनी नीड है उससे कम ही अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। जब तक ये बनेगी तब तक नीड और बढ़ जाएगी। इसमें बहुत स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये सब प्रोजेक्ट्स तो जरूरी हैं, लेकिन इनके अलावा सरकार साइकिल और पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना के भी काफी फायदा पा सकती है। इनमें रोड या मेट्रो से काफी कम इन्वेस्ट करना पड़ता है और अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी गुना ज्यादा रिटर्न्स देती हैं ये। जहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली एलिवेटेड रोड बनाना जरूरी है, लेकिन उसको बनाने में 150 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आया, वहीं अगर फुटपाथ या साइकिल लेन्स भी बनाए तो वो उनसे 100 गुना कम खर्चे में बन जाएंगी। इसे अच्छे से अमल किया जाए तो छोटी दूरियों के लिए लोग अपनी गाड़ियां या टू व्हीलर्स को त्याग कर साइकिल और पैदल भी जाना पसंद करेंगे। ट्रैफिक कम करने में मददगार साबित होगा। बैंगलोर में डेडिकेटेड और प्रोटेक्टेड साइकिल लेन्स की कमी है, इसलिए लोग साइकिल से ट्रैवल करना सेफ नहीं समझते और अपनी स्कूटी या बाइक का उपयोग करते हैं। नेबरहुड्स में भी साइकिल लेन्स बनाई जाए और कुछ मेजर आर्टीरियल रोड्स में भी जो रोड ट्रैफिक से सेपरेटेड हों। आईटी पार्क्स और ऑफिस स्पेसेस के पास भी साइकिल लेन्स को प्रायोरिटाइज किया जाए ताकि लोग उसका इस्तेमाल करके काम पर जा सकें। मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप्स के आसपास भी साइकिल पार्किंग और रेंटल सर्विसेज स्टार्ट की जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूलो बाइक्स। ये बैंगलोर का एक स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक बाइक्स को रेंट पे देता है छोटे डिस्टेंसेस के लिए। रेंट करना आसान और सस्ता दोनों होता है। कई लोग डिलीवरी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ऐप्स पर। काफी सफल साबित हो रहा है ये बैंगलोर और ऐसी दूसरी मेट्रो सिटीज में भी। 10,000 से ज्यादा यूलो बाइक्स अभी ऑपरेशनल हैं और बैंगलोर में अकेले 30,000 से ज्यादा राइड्स ली जाती है हर रोज। इसका या फिर नॉर्मल साइकिल्स का उपयोग अगर सिर्फ 5% लोग भी करने लगे तो ओवरऑल ट्रैफिक में 10% की कमी देखने को मिलेगी। सिर्फ आउटर रिंग रोड के 20 किलोमीटर स्ट्रेच पर इसको लगाने से आईटी एम्प्लॉइज बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल करने लगेंगे। साइकिलिंग के अलावा पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी कमी है इधर। 80% फुटपाथ या तो इंक्रोज्ड हैं या फिर खराब हालत में है, जिससे लोगों को रोड पर चलना पड़ता है, जो ट्रैफिक फ्लो को भी बिगाड़ देता है। वाइडर और इंक्रोचमेंट फ्री फुटपाथ बनाए जाएं जो और एक्सेसिबल बनाए इनको। कई जगह पर सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए भी स्ट्रीट्स बनाई जा सकती हैं जहां पर कोई भी व्हीकल अलाउड ना हो। इससे भी लोग वहां पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लोग जो छोटी दूरियों के लिए ऑटो या बाइक का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको बेहतर वॉकिंग फुटपाथ दिया जाए तो उनमें से 20 से 30% लोग वॉकिंग को ही प्रेफर करेंगे। ऐसा दूसरे देशों में भी देखा गया है और इंडिया में भी देखा जाएगा। इसके अलावा आईटी पार्क्स में स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स भी रखी जा सकती हैं, यानी हर ऑफिस का अलग टाइम, ताकि पीक आवर्स में कंजेशन कम की जा सके। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क को भी एनकरेज किया जा सकता है। बैंगलोर का विकास आईटी की वजह से हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के बिना हुआ, इसलिए इंफ्रा थोड़ा पीछे रह गया। मगर ये सिर्फ इंफ्रा प्रॉब्लम नहीं बल्कि प्लानिंग और पॉलिसी का भी मुद्दा है, जो तब सॉल्व होगा जब सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर इसमें काम करें और सॉल्यूशंस की तलाश में जुट जाएं। इसमें आईटी कंपनीज भी शामिल हैं, इनको भी मदद करनी पड़ेगी ट्रैफिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा सरकार नए प्रोजेक्ट तो शुरू कर देती है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाती टाइम से। काफ़ी डिलेज देखने को मिलते हैं, जिससे वहाँ का ट्रैफिक भी बद से बदतर होता जाता है। इन पर भी बेहतर विचार करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन प्लान्स और डेडलाइंस को बेहतर तरीके से अमल करना पड़ेगा। ये तो हमने ट्रैफिक सॉल्यूशंस की कुछ हद तक बात कर ली, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये ट्रैफिक रैंकिंग्स निकाली किसने और कैसे। बैंगलोर, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे धीमी सिटी का खिताब दिया है, वो है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स अपनी 2024 की रिपोर्ट में। ये डच लोकेशन टेक्नोलॉजी फर्म है जो ट्रैफिक कंडीशन को आंकती है दुनिया की सारी मेजर सिटीज में। इस साल की रिपोर्ट में उन्होंने 62 देशों के 500 शहरों को इवैल्यूएट किया। नंबर 1 पर कोलंबिया का बैरनकिला शहर आया, नंबर 2 पर कोलकाता और नंबर 3 पर बैंगलोर। लेकिन दुनिया की सबसे स्लो एवरेज स्पीड जिस शहर में है वो है लंदन, 15 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये कंजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इनका मेथड रहता है, सारे ट्रैवल टाइम को रिकॉर्ड करते हैं किसी गिवन टाइम में और किसी गिवन एरिया के अंदर, और उसे कंपेयर करते हैं उस टाइम पे जब वहाँ ट्रैफिक नहीं होता, जैसे देर रात को सड़कें खाली हो जाती हैं। इसको फिर परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम बढ़ा पीक आवर्स में। जैसे 40 कंजेशन लेवल का मतलब है औसतन जो जर्नी टाइम है उस एरिया में वो 40% ज़्यादा है जब सड़कें खाली थी उससे। अगर एक रोड में बिना ट्रैफिक के 10 मिनट लगते हैं और पीक आवर्स में 15 मिनट, तो उधर कंजेशन लेवल 50% हुआ। ऐसे ये पूरी दुनिया के शहरों को मापते हैं। लेकिन आप सोचे होंगे कि सबसे कंजेस्टेड सिटी, सबसे कम एवरेज स्पीड वाली सिटी क्यों नहीं है? इसका एक कारण है कि उधर ट्रैफिक ना भी हो तो भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे लंदन में देर रात को भी मैक्सिमम स्पीड जो जाती है वो है 29 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर करें बैंगलोर से तो वो रात को चली जाती है 35-36 किलोमीटर पर आवर। तो कंजेशन कम हुई क्योंकि स्पीड डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है पीक और नॉन पीक आवर्स में।
टॉमटॉम अपना डेटा अलग अलग सोर्सेज से लेता है, जिसमें नेविगेशन ऐप्स भी शामिल हैं जैसे गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स वगैरह। इसके अलावा जीपीएस कंपनीज से भी डेटा लिया जाता है जो गाड़ियों और बसेस में लगी होती हैं, और बड़ी एरिया को सैटेलाइट मैपिंग से भी देखा जाता है। साल में 73,700 करोड़ किलोमीटर का डेटा इकट्ठा करके ये लिस्ट बनाते हैं रैंकिंग की, जिसका डेटा काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा न्यूज़लेटर भी बहुत पसंद आएगा, जिसमें हम आपको ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमें रिसर्च में मिली और हम इस वीडियो में नहीं डाल सकते। उसे हम आपसे डायरेक्टली शेयर करते हैं वीकली ईमेल द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ होगा उसमें भी। इसे सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें या नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करें। धन्यवाद।